जय हिंद एस्पिरेंट्स, मैं हूं आदिति और द नॉलेज नेक्सस के रैपिड 20 रिवीजन सीरीज के 8वें एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इतिहास के चक्रव्यूह को तोड़ने के बाद आज हम एमपीपीएससी प्री 2026 की यूनिट 3 यानी भारत का भूगोल में एंट्री कर रहे हैं। और ये यूनिट बहुत स्कोरिंग है। एकदम सही। आज का हमारा टॉपिक है पूरे भारतीय भूगोल की आत्मा, भारत का भौतिक विभाजन। आयोग हर साल यहाँ से 2 से 3 सवाल निश्चित पूछता है। हाँ, ये तो तय है। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन हो, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी हो, खादर बांगर का कॉन्सेप्ट हो या 10 डिग्री चैनल, सब कुछ आज इस मास्टर रिवीजन में हम उंगलियों पर याद करेंगे। बिल्कुल, एकदम डीप डाइव करेंगे आज। तो अपनी नोटबुक खोल लीजिए, क्योंकि आज हम पूरे भारत का मैप डिकोड करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत अगर हम थोड़े बेसिक आंकड़ों से करें तो हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर पेश करती है। अच्छा, क्या कहते हैं आंकड़े? देखिए, भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 10.6% हिस्सा विशाल पर्वतों से ढका हुआ है। 10.6%। और लगभग 18.5% हिस्से पर पहाड़ियां फैली हुई हैं। मुख्य रूप से इस पूरे भूभाग को 4 प्रमुख भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस नक्शे के सबसे ऊपरी हिस्से से शुरुआत करते हैं, मतलब उत्तर के विशाल पर्वतीय प्रदेश से। बिल्कुल, हिमालय का इलाका। हाँ, अब नोट्स में हिमालय को सिर्फ एक पहाड़ नहीं बल्कि 4 समानांतर श्रेणियों का एक पूरा सिस्टम बताया गया है। लेकिन यहाँ एक शब्द बार बार आ रहा है, ट्रांस हिमालय और यूरेशियन प्लेट। ये बहुत दिलचस्प है। अब हिमालय तो भारत में है, फिर ये यूरेशियन प्लेट का क्या चक्कर है? थोड़ा इसे डिकोड कीजिए। मैं समझाती हूँ। ट्रांस हिमालय, जिसे पार हिमालय भी कहते हैं, वास्तव में हिमालय का सबसे पुराना हिस्सा है। अच्छा, सबसे पुराना? हाँ, जब करोड़ों साल पहले भारतीय टेक्टोनिक प्लेट एशिया की तरफ खिसक रही थी, तो ये हिस्सा पहले से ही एशियाई मुख्य भूमि यानी यूरेशियन प्लेट का हिस्सा था। ओहो, मतलब मूल हिमालय के बनने से पहले ही ये मौजूद था। एकदम सही पकड़ा आपने। इसलिए भूगर्भीय रूप से ये मूल हिमालय से भी पुराना है। इसमें 3 प्रमुख श्रेणियां आती हैं: कराकोरम, लद्दाख और जास्कर। कराकोरम, लद्दाख और जास्कर। जी, और इसे याद रखने के लिए स्रोत में एक बढ़िया शॉर्टकट भी है, KLZ। KLZ, ये याद रखने में बहुत आसान है। मैंने कहीं पढ़ा है कि काराकोरम को उच्च एशिया की रीढ़ भी कहा जाता है। बिल्कुल कहा जाता है। और भारत की सबसे ऊंची चोटी K2, जिसे गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं, वो भी इसी कराकोरम श्रेणी में है। K2 की ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। 8,611 मीटर। और लद्दाख श्रेणी के बारे में क्या खास है? लद्दाख श्रेणी में राकापोशी नाम की एक चोटी है। ये दुनिया की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी मानी जाती है। तीव्र ढाल मतलब एकदम खड़ी चढ़ाई। हाँ, एकदम खड़ी दीवार की तरह। और आपको बता दूं, सियाचन जैसे बड़े ग्लेशियर भी इसी ट्रांस हिमालय वाले हिस्से में मिलते हैं। चलिए, ये तो हो गया ट्रांस हिमालय। इसके बाद जो अगली श्रेणी आती है वो है वृहद हिमालय या हिमाद्री। जी, हिमाद्री सबसे ऊंची और लगातार चलने वाली श्रेणी। यहाँ नोट्स में दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों की एक लंबी लिस्ट है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा कहा गया है, लेकिन एक कंफ्यूजन है। क्या? भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है ना? बिल्कुल सटीक जानकारी है। कंचनजंगा सिक्किम में है और इसकी ऊंचाई 8,598 मीटर है। 8,598 मीटर। हाँ। वृहद हिमालय की खासियत यही है कि ये पूरी तरह से सतत है, बीच में से कटा फटा नहीं है और हमेशा बर्फ से ढका रहता है। मतलब दुनिया की टॉप चोटियां यहीं मिलेंगी? जी, दुनिया की 10 सबसे ऊंची चोटियां आपको इसी बेल्ट में मिलेंगी। इसके बाद अगर हम थोड़ा और नीचे आएं तो मध्य हिमालय या लघु हिमालय आता है। यहाँ ऊंचाई थोड़ी कम हो जाती है ना? हाँ, ऊंचाई कम होती है और मौसम बहुत सुहावना होता है। नोट्स के अनुसार हमारे सारे प्रसिद्ध हिल स्टेशंस जैसे कुल्लू, कांगड़ा और कश्मीर की घाटी इसी हिस्से में हैं। पीर पंजाल और धौलाधर जैसी श्रेणियां भी यही हैं। बिल्कुल। लेकिन एक चीज जिसने मेरा ध्यान खींचा वो है मर्ग और बुग्याल। ये दोनों क्या हैं? ये बहुत ही सुंदर प्राकृतिक परिदृश्य हैं। देखिए, जब मध्य हिमालय में गर्मियों के दौरान बर्फ पिघलती है तो पहाड़ों के ढलानों पर छोटे छोटे मुलायम घास के मैदान उगाते हैं। अच्छा, घास के मैदान? जी, स्थानीय भाषा में इन घास के मैदानों को कश्मीर में मर्ग कहा जाता है। अरे वाह, इसीलिए गुलमर्ग और सोनमर्ग जैसे नाम पड़े हैं। गुलमर्ग मतलब फूलों वाला घास का मैदान। एकदम सही। वहीं उत्तराखंड में इन्हीं घास के मैदानों को बुग्याल या पयार कहा जाता है। बुग्याल या प्यार,
ये पर्यावरण के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। नदियों द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों मतलब मिट्टी और पत्थरों से हुआ है। समझ गया। और मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच जो समतल घाटियां बन गई हैं, उन्हें पश्चिम में दून कहते हैं। जैसे देहरादून? बिल्कुल। और पूर्व में इन्हें द्वार कहते हैं, जैसे हरिद्वार। ये तो हो गया श्रेणियों के आधार पर विभाजन, लेकिन नोट्स में सिडनी बुर्रार्ड नाम के एक भूवैज्ञानिक का जिक्र है। हाँ, सिडनी बुर्रार्ड का वर्गीकरण बहुत महत्वपूर्ण है। इन्होंने हिमालय को लंबाई के बजाय चौड़ाई में यानी नदियों के आधार पर बांटा है। ये कैसे काम करता है? ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है। उन्होंने देखा कि नदियां हिमालय को कैसे काटती हैं। जैसे सिंधु और सतलज नदी के बीच के पहाड़ी हिस्से को उन्होंने पंजाब, ये कश्मीर हिमालय कहा। सिंधु और सतलज के बीच पंजाब हिमालय। ठीक है। फिर सतलज से काली नदी के बीच के हिस्से को कुमायूं हिमालय नाम दिया गया। सतलज से काली, कुमायूं। जी। फिर काली और तीस्ता नदी के बीच नेपाल हिमालय आता है, जो इन सब में सबसे लंबा है। सबसे लंबा नेपाल हिमालय है। हाँ, और अंत में तीस्ता से देहांग यानी ब्रह्मपुत्र नदी तक का हिस्सा असम हिमालय कहलाता है। मतलब नदियों ने पहाड़ों को एक केक की स्लाइस की तरह 4 हिस्सों में काट दिया है। बहुत बढ़िया एनालॉजी है। बिल्कुल। चलिए अब इन पहाड़ों से नीचे उतरते हैं। नदियां जब नीचे आती हैं तो उत्तर के विशाल मैदान बनाती हैं। दुनिया के सबसे उपजाऊ मैदान। हाँ, लेकिन नोट्स को देखकर लगता है कि मैदान सिर्फ एक सपाट जमीन नहीं है। इसे भाभर, तराई, बांगर और खादर में बांटा गया है। जी, ये 4 बहुत महत्वपूर्ण भौतिक लक्षण हैं। सबसे पहले भाभर की बात करते हैं। यहाँ लिखा है कि भाभर में नदियां अदृश्य हो जाती हैं। एक मिनट, नदियां गायब कैसे हो सकती हैं? क्या वहाँ कोई जादुई गुफा है? सुनने में जादू लगता है, लेकिन इसके पीछे शुद्ध विज्ञान है। वो कैसे? जब नदियां ऊंचे पहाड़ों से बहुत तेज गति में नीचे उतरती हैं, तो अपने साथ बड़े बड़े कंकड़ और पत्थर भी ले आती हैं। शिवालिक के ठीक नीचे 8 से 16 किलोमीटर की एक पट्टी में ये सारे पत्थर जमा हो जाते हैं। और इसे भाबर कहते हैं? हाँ, अब चूंकि ये पत्थर बहुत बड़े और खोखले होते हैं, नदी का पानी इन पत्थरों के नीचे से बहने लगता है। अच्छा, तो ऊपर से सिर्फ पत्थर दिखते हैं? बिल्कुल। ऊपर से देखने पर पानी नहीं दिखता, इसलिए कहते हैं कि नदियां अदृश्य हो गई। और जाहिर है, जहां सिर्फ पत्थर हो वहां खेती तो हो ही नहीं सकती। हाँ, समझ गया। पानी गायब नहीं हुआ, बस पत्थरों के नीचे छिप गया है। तो फिर ये पानी वापस बाहर कब आता है? भाबर के ठीक बाद जो अगला इलाका शुरू होता है, उसे तराई कहते हैं। यहाँ आकर वे सभी नदियां वापस सतह पर आ जाती हैं। तो तराई का इलाका कैसा होता है? अचानक से इतना सारा पानी जमीन पर फैलने के कारण ये इलाका दलदली हो जाता है। यहाँ घने जंगल पनपते हैं, जिन्हें आप साफ करके गन्ने और चावल की खेती की जाती है। तराई के बाद मिट्टी के 2 प्रकार आते हैं, बांगर और खादर। अगर मैं इसे आम इंसान की भाषा में समझना चाहूँ तो इन दोनों में क्या फर्क है? इसे ऐसे समझिए जैसे आपके घर का कोई पुराना और नया सामान। बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी? हाँ, ये मैदान का वो ऊंचा हिस्सा है जहां अब नदियों की बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता। पुरानी होने के कारण इस मिट्टी में कैल्शियम के कंकड़ जमा हो जाते हैं। और खादर नई मिट्टी है? एकदम सही। खादर मैदान का वो निचला हिस्सा है जहां हर साल नदियों की बाढ़ का नया पानी पहुंचता है। बाढ़ अपने साथ हर साल पहाड़ों से नई, ताजा और पोषक तत्वों से भरपूर मिट्टी लेकर आती है। ये तो कुछ ऐसा हुआ जैसे हर साल अपने खेत में नई और ताजा खाद डालना। ये एनालॉजी एकदम परफेक्ट है। इसी नई खाद या मिट्टी की वजह से खादर पूरे भारत का सबसे उपजाऊ हिस्सा माना जाता है। ऊंचे पहाड़ और उपजाऊ मैदानों के बाद अब हम भारत के नक्शे में थोड़ा और दक्षिण की ओर चलते हैं, प्रायद्वीपीय पठार की तरफ। हाँ, और MPPSC एस्पिरेंट्स के लिए ये हिस्सा बहुत बहुत जरूरी है। लेकिन यहाँ फिर से एक भारी भरकम शब्द आ गया है। नोट्स कहते हैं कि यह गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। अब ये गोंडवाना लैंड क्या है? ये हमें करोड़ों साल पीछे ले जाता है। एक समय था जब पृथ्वी के सारे महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे, जिसे पैंजिया कहा जाता था। पैंजिया, हाँ मैंने सुना है। जब पैंजिया टूटा तो उसके दक्षिणी हिस्से को गोंडवाना लैंड नाम दिया गया। भारत का जो ये निचला त्रिकोणीय हिस्सा है, यानी प्रायद्वीपीय पठार, वो उसी प्राचीन गोंडवाना लैंड का टुकड़ा है जो टूटकर उत्तर की तरफ खिसक आया। अच्छा, इसीलिए ये भारत का सबसे प्राचीन और सबसे स्थिर भूभाग है। बिल्कुल। अगर ये इतना पुराना है तो यहाँ के पहाड़ भी बहुत पुराने होंगे।
यहाँ अरावली पर्वत श्रेणी का जिक्र है जो गुजरात से दिल्ली तक फैली है। हाँ, विश्व के सबसे प्राचीन वलित पर्वतों में से एक। इसे अवशिष्ट या रेसिडुअल पर्वत कहा गया है, जो कभी वलित या फोल्ड माउंटेन हुआ करता था। ये दोनों शब्द थोड़े कंफ्यूजिंग हैं, थोड़ा आसान भाषा में बताइए। देखिए, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जब आप किसी कालीन को दोनों तरफ से धकेलते हैं तो बीच में सिलवटें या मोड़ पड़ जाते हैं और वो हिस्सा ऊपर उठ जाता है। बिल्कुल। इसी तरह जब टेक्टोनिक प्लेट्स टकराती हैं तो जमीन मुड़कर पहाड़ बन जाती है। इन्हें फोल्ड या वलित पर्वत कहते हैं। अरावली करोड़ों साल पहले ऐसे ही बना था। तो फिर अवशिष्ट का क्या मतलब हुआ? इतने करोड़ों सालों तक हवा, बारिश और धूप की मार सहते सहते ये पहाड़ घिस चुका है। अब इसका सिर्फ बचा कुचा हिस्सा ही रह गया है। इसी बचे हुए हिस्से को अवशिष्ट या रेसिडुअल कहते हैं। समझ गया। मतलब ये पहाड़ों का एक रिटायर हो चुका बुजुर्ग ग्रुप है। सही कहा। और इसकी सबसे ऊंची चोटी राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है, गुरु शिखर। गुरु शिखर। अब आते हैं मध्य प्रदेश वाले इलाके में, जो हमारे एस्पिरेंट्स के लिए कोर टॉपिक है। हाँ, यहाँ विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत है। स्रोत सामग्री में इन्हें ब्लॉक पर्वत कहा गया है और इनके बीच एक रिफ्ट वैली यानी भ्रंश घाटी की बात की गई है, जहां नर्मदा नदी बहती है। वलित पर्वत तो कालीन मोड़ने जैसा हो गया। ये ब्लॉक पर्वत और रिफ्ट वैली का कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है? कल्पना कीजिए कि आपके पास 2 मोटी किताबें हैं, अगल बगल रखी हैं। ठीक है। अगर बीच की जमीन किसी भूगर्भीय हलचल के कारण नीचे धंस जाए तो बीच में गहरी खाई बन जाएगी और दोनों तरफ की जमीन ऊंची खड़ी रहेगी। विजुअलाइज कर पा रहा हूं। जो हिस्सा नीचे धंस गया वो रिफ्ट वैली या भ्रंश घाटी है और जो हिस्से ऊंचे खड़े रह गए वो ब्लॉक पर्वत हैं। कमाल का कॉन्सेप्ट है। विंध्याचल और सतपुड़ा ब्लॉक पर्वत हैं और उनके बीच जो गहरी घाटी बनी उसमें आज हमारी नर्मदा नदी बहती है। मध्य प्रदेश के भूगोल के लिहाज से विंध्याचल और सतपुड़ा बहुत महत्वपूर्ण है। विंध्याचल उत्तर और दक्षिण भारत का एक जल विभाजक भी है। बिल्कुल। और विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी दमोह में सद्भावना शिखर है। सद्भावना शिखर दमोह में। और सतपुड़ा के बारे में नोट्स क्या कहते हैं? इसे 3 भागों में बांटा गया है ना? हाँ, राजपीपला, महादेव और मैकल। या एस्पिरेंट्स को ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि महादेव पहाड़ी पर पचमढ़ी में धूपगढ़ स्थित है। धूपगढ़। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1350 मीटर और ये पूरे मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा बिंदु है। 1350 मीटर, ये नंबर तो रट लेना चाहिए। और मैकल श्रेणी? मैकल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है। अमरकंटक का महत्व इसलिए भी बहुत ज्यादा है क्योंकि यहीं से नर्मदा और सोन जैसी विशाल नदियों का उद्गम होता है। बहुत बढ़िया। तो पठारों और मध्य भारत की इन घाटियों से होते हुए अब हम तटों की तरफ बढ़ते हैं। प्रायद्वीपीय पठार के दोनों किनारों पर पश्चिमी और पूर्वी घाट है। जी। यहाँ नोट्स में पश्चिमी घाट को पर्वत नहीं बल्कि भ्रंश कगार या एस्कार्पमेंट कहा गया है। इसका क्या मतलब हुआ? क्या ये कोई खड़ी चट्टान है? हाँ, एस्कार्पमेंट का मतलब होता है एक बहुत ही खड़ी ढाल या किनारा। ये बना कैसे? जब गोंडवाना लैंड टूट रहा था तो भारत का पश्चिमी हिस्सा अरब सागर में धंस गया। जो हिस्सा जमीन के ऊपर रह गया उसका किनारा एकदम खड़ी दीवार जैसा बन गया। ओहो, मतलब वो एक टूटा हुआ किनारा है। बिल्कुल। इसीलिए पश्चिमी घाट को पार करना बहुत मुश्किल है। इसे पार करने के लिए प्राकृतिक रास्तों यानी दर्रों का इस्तेमाल होता है, जैसे थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट। एकदम सही। और दूसरी तरफ पूर्वी घाट है, जो पश्चिमी घाट की तरह लगातार नहीं है, क्योंकि गोदावरी और कृष्णा जैसी नदियों ने इसे जगह जगह से काट दिया है। जी। लेकिन जो सबसे मजेदार हिस्सा मुझे सोर्स मटेरियल में लगा वो है इन दोनों घाटों का मिलन बिंदु। जहां पश्चिमी और पूर्वी घाट मिलते हैं वहां नीलगिरी की पहाड़ियां हैं। हाँ, जिसे पहाड़ियों की रानी भी कहते हैं। और यहाँ एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है एग्जाम में। हाँ, और अक्सर स्टूडेंट्स इसी में गलती करते हैं। देखिए, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बिट्टा है। डोडा बिट्टा, ठीक है। लेकिन अगर एग्जाम में पूछा जाए कि पूरे दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो डोडा बेट्टा नहीं है। तो फिर कौन सी है? वो अन्नामलाई पहाड़ियों पर स्थित अनाई मुडी है, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। मतलब डोडा बेट्टा सिर्फ नीलगिरी का बॉस है, लेकिन अनाईमुडी
पूरे दक्षिण भारत का बॉस है। ये बॉस वाली एनालॉजी एकदम परफेक्ट है। चलिए अब इस भौगोलिक यात्रा के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं, हमारे समुद्री तट और द्वीप समूह। तटीय मैदानों को समझना भी बहुत आसान है। पश्चिमी तट को कोंकण, कन्नड़ और मालाबार में बांटा गया है। यहाँ केरल के मालाबार तट पर कुछ कयाल पाए जाते हैं। एक कयाल क्या होते हैं? कयाल का मतलब होता है लैगून झीलें। लगून झीलें कैसे बनती हैं? जब समुद्र का पानी तट के अंदर जमीन में आ जाता है और रेत की वजह से समुद्र से थोड़ा अलग हो जाता है, तो एक शांत खारे पानी की झील बन जाती है। अच्छा, ये वो झील है जहाँ केरल की मशहूर बोट रेस होती है। यस। बिल्कुल, केरल की प्रसिद्ध वंदनाड झील इसी कयाल का एक बेहतरीन उदाहरण है। और पूर्वी तट की बात करें तो वहाँ उत्तरी सरकार और कोरोमंडल तट है। कोरोमंडल तट की खासियत है कि वहाँ लौटते हुए मानसून से सर्दियों में बारिश होती है। हाँ, ये फैक्ट बहुत बार पूछा जाता है। खैर, तटों से आगे समंदर के बीचों बीच हमारे द्वीप समूह हैं। और यहाँ अंडमान निकोबार के बारे में एक ऐसा तथ्य है जिसने मेरे तो होश उड़ा दिया। आप हिमालय वाले कनेक्शन की बात कर रहे हैं ना? हाँ, नोट्स के अनुसार अंडमान निकोबार के द्वीप असल में हिमालय का ही विस्तार है, समंदर के बीच में पहाड़। सुनने में अजीब लगता है, पर सच है। म्यांमार में हिमालय का जो हिस्सा है उसे अराकान योमा कहते हैं। अराकान योमा? ये पर्वत श्रृंखला दक्षिण की ओर बंगाल की खाड़ी के पानी के नीचे चली जाती है। इन पानी में डूबे हुए पहाड़ों की जो चोटियां समुद्र की सतह से बाहर आ गई हैं, वही अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हैं। मतलब हम वहाँ द्वीपों पर नहीं, बल्कि समंदर में डूबे हुए पहाड़ों की चोटियों पर खड़े होते हैं। यह तो माइंड ब्लोइंग है। बिल्कुल। और उत्तरी अंडमान में सैंडल पीक यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। और भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप भी तो यही है। हाँ, बैरन द्वीप। और द्वीपों की बात हो तो समंदर के उन संकरे रास्तों का जिक्र जरूरी है जिन्हें चैनल कहा जाता है। हाँ, 10 डिग्री चैनल एक ऐसा फैक्ट है जो एमपीपीएससी बार बार पूछता है। हाँ, 10 डिग्री चैनल छोटे से लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है। और दूसरी तरफ अरब सागर में लक्षद्वीप है, जो प्रवाल भित्तियों या मूंगे के चट्टानों मतलब कोरल रीफ से बना है। वहाँ कौन से चैनल महत्वपूर्ण है? वहाँ 8 डिग्री और 9 डिग्री चैनल इंपॉर्टेंट है। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय को अलग करता है और 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है। चलिए, तो अब हमने हिमालय की बर्फीली चोटियों से लेकर अंडमान के सक्रिय ज्वालामुखी तक पूरे भारत का नक्शा छान मारा है। सारा डेटा कवर हो गया है। बिल्कुल। जैसा कि हमारा रूल है, स्रोत सामग्री के अंत में एक बहुत ही कड़क रिवीजन टेस्ट या PYQ सेगमेंट दिया गया है। हाँ, टेस्ट ऑफ प्रेपरेशन। तो एस्पिरेंट्स, अपनी तैयारी को परखने का समय आ गया है। चलिए एक रैपिड फायर राउंड करते हैं। पहला सवाल, नदियां किस क्षेत्र में आकर पत्थरों के नीचे अदृश्य हो जाती हैं? इसका सीधा सा जवाब है भाभर, क्योंकि तराई में तो वे वापस सतह पर आती हैं। बिल्कुल सही। दूसरा सवाल, भारत का सबसे उपजाऊ मैदानी हिस्सा कौन सा है? खादर, क्योंकि यहाँ हर साल बाढ़ के जरिए नई और ताजा जलोढ़ मिट्टी आती है। बेहतरीन। अब चोटियों का सही मिलान करते हैं। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी? अनाईमुडी। मध्य प्रदेश या सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी? धूपगढ़ 1350 मीटर। अरावली की सबसे ऊंची चोटी? गुरु शिखर। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी? डोडा बेट्टा। और सारे तथ्य अब एकदम उंगलियों पर हैं। तो आज की ये चर्चा तो यहीं अपने निष्कर्ष पर पहुंचती है। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक विचार में सभी एस्पिरेंट्स के सामने रखना चाहूंगी, जिस पर हमने आज बहुत गहराई से बात नहीं की। वो क्या? आज हमने दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों और गहरी घाटियों की बात की। हमने हिमालय की भव्यता देखी, राकापोशी की खड़ी ढाल देखी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी का असली भूगोल तो पानी के नीचे छिपा है? पानी के नीचे? हाँ, अगर आप पूरे के पूरे माउंट एवरेस्ट को प्रशांत महासागर के मारियाना ट्रेंच में डाल दें, तो भी वो पूरी तरह से डूब जाएगा और उसके ऊपर 2 किलोमीटर से ज्यादा पानी होगा। बाप रे, 2 किलोमीटर पानी ऊपर? जी, जो टेक्टोनिक ताकतें करोड़ों साल पहले इन विशाल हिमालय और गहरी घाटियों का निर्माण कर रही थी, वे आज भी सतह के नीचे सक्रिय हैं। जो भूगोल हमें सतह पर दिखता है, वो पृथ्वी के कुल भौगोलिक ढांचे का बस एक बहुत छोटा सा अंश है। हम चांद और मंगल के नक्शे बना रहे हैं, लेकिन हमारे अपने समंदरों का 80% से ज्यादा हिस्सा आज भी हमारे लिए एक रहस्य है। भविष्य में भारत और दुनिया का नक्शा कैसे बदलेगा, ये ताकतें ही तय करेंगी। ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला विचार है। हम सोचते कि हमने पूरी दुनिया को डिकोड कर लिया है, लेकिन असल में हमने बस जमीन की ऊपरी परत को ही खरोंचा है। असली रहस्य तो उन नीले समंदरों की गहराइयों में छिपे हैं।
बिल्कुल। ये सोचने पर मजबूर करता है कि जो कुछ हम किताबों में पढ़ते हैं वो ब्रह्मांड की कितनी छोटी सी कहानी है। तो इसी गहरे विचार के साथ आज के इस डीप डाइव को यहीं रोकते हैं। भूगोल की किताबों के पार जाकर ऐसे ही दुनिया को एक्सप्लोर करते रहिए। आज की चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और अपनी जिज्ञासा को हमेशा जिंदा रखिए। जय हिंद।